और झारखंड हमेशा से युद्धों को देखता आया है, संघर्षों को प्रणाम करता आया है। उस भूमि को प्रणाम करते हुए, सादर जोहार करते हुए आप सब के सामने जितनी मेरी उम्र है और जितना कुछ सीखा है वो साझा करने के लिए आप सबों के सामने हूँ। मंच को बहुत प्रणाम है, सादर जोहार है और सभी श्रोतागणों को नमस्कार और जोहार है। सुबह से जो बातें हुई हैं, पिछले एक दिन भी आप लोगों ने सुबह से शाम सुना है। सुनने की क्षमता होती है और उस सुनने की क्षमता को अगर सिर्फ गद्य में रखा जाए तो मुश्किल आ जाएगी। इसलिए मैं जो बातें आज करने जा रही हूँ वो हवाले से होगा लोकगीतों के। मैं जिस विषय पे आपसे बात साझा करूँगी वह है आदिवासी महिलाओं के सवाल। मैं चाहूँगी कि आप श्रोतागण से भी मुझे प्रश्न मिले तो ये बात दो तरफा हो सकेगी और यहाँ से मैं कुछ ले करके भी जाऊँगी। मैं कुड़ुक समुदाय से आती हूँ और कुड़ुक समुदाय में कुछ गीत हैं। उन गीतों के माध्यम से मैं वहाँ की महिलाओं की जो इच्छाएं हैं, जो वो चाहती हैं, जैसा वो दिखती हैं, उस पर मैं थोड़ी सी बात करूँगी और 3 छोटे छोटे गीत और उनके भावार्थ आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ पे। और मैं उस ट्रेडिशनल कुड़ुक आदिवासी महिला की छवि आपके साथ में साझा करूँगी और साथ ही साथ वर्तमान परिदृश्य में जो आदिवासी महिलाएं जिन प्रश्नों, जिन चुनौतियों से गुजर रही हैं, उस पर भी अपनी बात साझा करने की कोशिश करूँगी। तो पहला गीत आप सबों के समक्ष है और ये 3 भागों में बटे हुए गीत होंगे। पहला गीत जो मैं बहुत आदिम समय से महिलाएं गाती आई हैं, उस गीत को लूँगी और वो गीत इस मौसम का नहीं होने के कारण मैं खुद से क्षमा भी मांगती हूँ कि मैं बिना मौसम के इस गीत को आपके सामने रख रही हूँ। ये कुछ ऐसा है। सभी लोग केंद्रित है ना वक्ता के ऊपर, क्योंकि आपको 2 तरफ से बातें करेंगी, वो क्वेश्चन भी आपका लेंगी और जवाब भी देंगी, ठीक है? तो ध्यान रखिए। चलो, प्रश्न ये आता है कि जो चीज आ रही है मेरे पास में वो क्या है आपके? तो पहला जवाब आता है, अरे ये तो जंगली सूअर के समान मेरी प्रेमिका है जो मेरी तरफ तेजी से बढ़ते आ रही है। अब आप इस उपमान को एक बार गौर कीजिए कि कोई आदिवासी पुरुष अपने प्रेमिका को कह रहा है कि वो जंगली सूअर की भांति मेरे नजदीक आ रही है। आज कोई बॉयफ्रेंड अगर किसी गर्लफ्रेंड को बोलेगा तो तमाचा तो मिल जाना है, लेकिन इस चीज को जब गाँव में खोजने की कोशिश की तो बात ये निकल के आई कि जब आदिवासी पुरुष समाज
रहता है। तो ये मैंने आपको आदिकाल बता दिया, थोड़ा सा बीच काल में छोटे कुंडा वाला गीत बता दिया। तीसरा गीत जो है वो है निकला है। लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लोग लिखने के लिए जा रहे हैं। मैं भी इस ओर बढ़ना चाहती हूँ, मुझे भी आप जाने दें। यहाँ पे शिक्षे के महत्व को अंडरलाइन करता हुआ बिल्कुल आधुनिक पूर्व गीत मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब हम इन तीनों गीतों को सिर्फ आधार लेकर के देखें तो आदिवासी महिलाओं के जो पारंपरिक पक्ष हैं वो बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं। लेकिन क्या वो आज 2023 में भी बिल्कुल वैसे ही दिखाई पड़ते हैं? ये एक सवाल हमारे मन में बनता है। क्या आज भी महिलाओं को लोग उतनी ही मजबूती से देख पा रहे हैं, या उनकी एजुकेशन को लेकर के बहुत सिंसियरिटी आ गई है? तो मैं कुछ सवालों के पास में जाना चाहूँगी जहाँ पे हम लोगों को बड़े पूंजीपति घरानों और सत्ता और सरकारों के द्वारा कुछ विस्थापन की समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसमें महिलाएं, खासकर के आदिवासी महिलाएं तीसरा मार्ग झेल रही होती हैं। ये कैसे आ रहा होता है, इसको मैं 3 भाग में फिर से बांटूंगी। पहला भाग जो हमारा जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, जिसके अंतर्गत महिलाएं, आदिवासी महिलाओं का पोजीशन 4 वर्णों के बाहर एक अछूत जनता से भी बाहर जंगलों में रहा है। और फिर जंगलों में जब वन विभाग है, जब पुलिस है, जब सरकारें हैं, जब आर्मी हैं, तो आपको एक अलग तरह का आदिवासी महिलाओं का जंगल पे डिपेंडेंसी किसी से छिपा हुआ नहीं है। पत्ता, दातुन, छुरी, काठी, पानी, मशरूम, खुपड़ी, सब कुछ के लिए जंगल जाना है। और उस जंगल को अपना करने वाले कुछ लोग हो गए हैं, जिससे कि वहाँ पे उनको तरह तरह का शोषण, वो मानसिक भी है, वो शारीरिक भी है। यहाँ पे हर आए दिन हम लोग अखबारों से गुजरते हैं और इन चुनौतियों को देखते हैं और महसूसते हैं। तो क्या ये सिर्फ आदिवासी महिलाएं जंगल में शोषित हैं? क्या परिवार में उनकी स्थिति अच्छी है? या जहाँ पे वो काम कर रही हैं, वो काम का इलाका ईंट भट्ठा भी हो सकता है, चाय दुकान भी हो सकता है, रोड कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, स्कूल कॉलेज की सरकारी दफ्तर हो सकते हैं, या फिर विश्वविद्यालयों के वे बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच का परिवेश भी हो सकता है। क्या वहाँ पे वो बहुत सुरक्षित हैं? आपको कुछ अनुभव मैं अपने दिल्ली का बताना चाहूँगी। दिल्ली के एक बहुत नामी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया और MA की डिग्री मैंने दिल्ली से प्राप्त की, MPhil भी वहीं से पूरा किया। तो इस 16 साल के प्रवास में दिल्ली में मैं एक आदिवासी होने के नाते सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ खेलती थी वह थी रिजर्व कैटेगरी होने का एक तमगा सबसे पहले लगाया जाता था। और दूसरा, अगर झारखंड से हूँ बोलूँ, आदिवासी हूँ बोलूँ, तो दूसरा लेवल स्टीकर चिपकता था नक्सली होने का। और उसके बाद जब अपनी पढ़ाई के बदौलत अपने को स्टैब्लिश वहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे ये बात आती है रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए तो है ही, आप तो नक्सली लोगों के लिए तो सारा पूरा स्पेस और सारा चीज़ ही अर्बन नक्सली जैसे कॉन्सेप्ट लोग लेकर के बात करने लगते हैं। तो कुल मिला करके सच को सच कहने का दाम जिस आदिवासी कौम ने आज तक बचा के रखा है, उस पर हमले लगातार होते रहते हैं। मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पे, जब से झारखंड में मैंने डाइन को प्रथा के रूप में सुना कि डाइन प्रथा है, मैंने इसको ना अपने 2 जनरेशन में जानने की कोशिश की। माँ बाबा, दादा दादी, नाना नानी, इतने लोग मेरे से एक्सेसिबल थे और परिणामी को मैंने देखा था, उनसे बातचीत का मौका मिला। इन 2 जनरेशन 50-50 साल, 150 साल की जो बातें हैं, उसमें तो ये बात बहुत
क्लियर है कि ये कभी प्रथा नहीं थी। लोगों ने हत्याएं बस अपने व्यक्तिगत हित के लिए, अपने जमीन संबंधी चीज़ों को कब्जाने के लिए बूढ़ी महिलाओं को, अधेड़ महिलाओं को या जो बांझ महिलाएं थी उनको लेकर के होने लगी। डाइन प्रथा को लेकर के कानून है पर मुक्ति नहीं है ये हत्याएं। तो ये एक समाज का अंदरूनी कुरीति है जिस पर हम लोगों को अपने अंदर झांक के बात करनी होगी कि इसको सरकार और सत्ताएं साफ करेंगी या हम और आप, जिसको कि एक सामूहिक सहभागिता वाला समाज, आदिवासी समाज को हम चिन्हित करते आते हैं। हम बोलते हैं कि बहुत इक्वालिटी है, सब कुछ अच्छा अच्छा है। महिलाएं किन चीज़ों में रेस्ट्रिक्ट की गई है? क्या कुछ है जो महिलाएं नहीं एक्सेस कर पा रही हैं? पहला, वो छप्पर नहीं छाप सकती हैं। दूसरा, वो हल नहीं जोत सकती हैं। तीसरा, वो हल्की मूंग को नहीं अपने हाथ में लेकर के उसको जोतने का काम कर सकती हैं। तो इन रेस्ट्रिक्शन के पीछे एक समय था जब हमारे पुरखों ने इन नियमों को बनाया था, लेकिन जब आज पूरी खेती की हर चीज़ें आपके मशीन से होना शुरू हो चुकी हैं, तो इन चीज़ों में बदलाव, छत में और छप्पर में नहीं चढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है, जो बिल्डिंग आ गई है उसमें महिलाएं चढ़ रही हैं, आसमान में पायलट्स बन के वो उड़ रही हैं। तो ऐसे में समाज के जो कस्टमरी लॉज हैं उसमें भी अंदरूनी चीज़ों में बदलाव आने की आवश्यकता महसूस करती हूँ और ये सार्थक परिवर्तन होने चाहिए। मैं आप सभी लोगों को यहाँ सलाम पेश करना चाहती हूँ क्योंकि ये वही लोग हैं जो अपने माध्यम से अपने आस-पास में, अपने समाज में एक बदलाव और परिवर्तन की कामना लिए आए हैं। वो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं लेकिन उनका ब्रॉडर एजेंडा है कि देश में, समाज में समानता हो, सबको सबका हक मिले। और ये सबका हक कैसे मिलेगा? जब रिसोर्सेज में बराबर की हिस्सेदारी होगी। कोई रोटी खा करके नहीं जी रहा होगा और कोई कांदा भाग करके जीवन नहीं जी रहा होगा। आदिवासी महिलाओं के प्रश्न एकमात्र मैं लास्ट पिकअप करना चाहूँगी। जो बात आती है कि पैतृक संपत्ति का अधिकार, लगातार बात होती है, बहुत सारे संगठन आते हैं कुछ केसेस लेके जिसमें वो बता रहे होते हैं कि दीपू से शादी कर लिया इसलिए कैंसिल कर देना चाहिए इनका शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट। संविधान में आस्था रखने वाले हम लोग हैं। संविधान ने इस बात को चिन्हित किया है कि कौन आदिवासी होगा और जन्म से आदिवासी होगा या रिलीजन के आधार पर आदिवासियत की बात की जा रही हो, चाहे आपके विवाह संस्कार से शादी की बात तय की जा रही हो। बहुत निष्पक्ष होकर के न्यायपूर्ण तरीके से इस पर हमें अपना विचार सामाजिक रूप से मंथन करके तय करना होगा। मैं एक तरफा होकर के ये बात नहीं कहूँगी कि ये हक दे दिया जाए, ये हक नहीं मिलना चाहिए। ये जो दोनों एक्सट्रीम का रास्ता है उसके बीच का रास्ता भी कुछ होगा जो जरूरी बदलाव की तरफ इंगित करता है, क्योंकि पूरे विश्व में जो सबसे हाशिए की कौम है वो महिलाएं हैं। वो घरेलू रूप से प्रताड़ित हैं, वो सामाजिक रूप से प्रताड़ित हैं, आर्थिक सांस्कृतिक हमले तो वो हर दिन आए दिन झेल रही हैं। और मणिपुर में जो घटता है, जो पायल काटने के साथ घटता है, जो हर एक अकादमिक जगतों में घटता है, जितने ड्रॉप आउट्स जबरन बनाए जा रहे होते हैं, इन तमाम चीज़ों को एक बार सोचना होगा। क्या कोई आदिवासी बेटी पढ़ने गई है, पढ़ाने गई है, उसके साथ क्या दुर्गति हो रही है? क्या हम उसको इंडिविजुअल केस ना समझते हुए उसको समाज का केस समझ करके उसके साथ में खड़े हो सकते हैं? तो मैं कुछ प्रश्न लेकर के आप सबों के सामने आई थी। एकमात्र आग्रह यही करके जाना चाहूँगी कि आदिवासी पुरुष बहुत संवेदनशील है, झारखंड का समाज बहुत संवेदनशील है। आदिवासी गैर आदिवासी समाज मिल करके लंबे समय तक रहे हैं। बहुत सहिष्णुता है हम में आपस में और इस सहिष्णुता का परिचय लगातार लंबे समय से देश में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लोगों ने दिया है। यहाँ पे कभी भी चरमपंथी
सक्सेस को नहीं पा सके हैं, तो मैं ये आस लगाती हूँ कि एक आदिवासी महिलाओं के प्रति ईमानदारी पूर्वक निर्णय आदिवासी समाज मिल करके लेगा। सभी को स्वागत है। धन्यवाद। बहुत